नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल शो में कई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो जुड़ी हुई हैं आपसे, जो जुड़ी हुई हैं हमसे। आज हम इस शो में सबसे पहले बात करेंगे ब्रेक्जिट की कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि अलग होने वाले लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन में एंट्री ब्रिटेन करे। इसके अलावा हम बात करेंगे एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, जहां भारत की कोशिशों को झटका लगा है। हालांकि ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक शुरुआत है और भारत की पोजीशनिंग बहुत अच्छी हुई है। तो दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें इस शो में। तो पिछले दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी मामले ने तूल पकड़ा या सुर्खियों में रहा तो वो था ब्रेक्जिट, यानी कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना। रेफरेंडम की मांग कई बार पहले भी लोग कर चुके थे, इस बार भी मांग की गई और इस बार लोगों ने अपना मत दिया। आपको बता दें कि इसमें उन्हें सफलता भी मिली, यानी 28 देशों का जो एक ग्रुप है और उस 28 देशों के ग्रुप से ब्रिटेन अब अलग हो चुका है। इसके बाद बाजार किस तरीके से औंधे मुँह गिरा ये भी देखा गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इससे ब्रिटेन को कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी। पिछले कई दिनों से दुनिया भर में हलचल मचाने वाला ब्रेक्जिट अब एग्जिट हो चुका है। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहेगा या नहीं, ये तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। गुरुवार को हुए जनमत संग्रह का नतीजा शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। शुरुआत में जब रुझान आने शुरू हुए तो किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि फैसला इतना चौंकाने वाला होगा। दिन भर चले 50-50 के गेम में आखिरकार जीत ब्रेक्जिट की हुई। जीत की खबर सुनकर ब्रेक्जिट के नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जनता के इस फैसले से पूरी दुनिया हिल गई, बाजार औंधे मुंह गिर गए। बरसों से चला आ रहा ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता खत्म हो गया। अब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा। 28 देशों के यूरोपीय यूनियन में अब सिर्फ 27 देश ही रह गए हैं। ब्रिटेन की जनता ने करीब 52% वोट यूनियन छोड़ने के पक्ष में डाले, जबकि 48% लोगों ने यूनियन ने छोड़ने के पक्ष में वोटिंग किया। लंदन और स्कॉटलैंड ने यूरोपीय यूनियन में रहने के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटेन तुरंत यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। तो उत्तरी इंग्लैंड के लोगों ने यूनियन से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। तो देखा आपने, रेफरेंडम हुआ, रिजल्ट भी आ गया, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग भी हो गया, लेकिन टेक्निकली अभी इन 28 देशों से बाहर नहीं आया है ब्रिटेन। इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात देखी गई वो देखी गई डेविड कैमरन की तरफ से। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन रहे, इसकी अपील भी उन्होंने की थी और इसीलिए वो अगले 3 महीने में इस्तीफा दे देंगे। अगर भारत के नजरिए से इस पूरी खबर को देखा जाए तो ये कि अगर डेविड कैमरन इस्तीफा देते हैं तो इसका कुछ न कुछ असर भारत में भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के न चाहते हुए भी ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। जनमत संग्रह से साफ हो गया है कि अब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के लिए यह नतीजा खतरे की घंटी है। जनमत संग्रह के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों ने कैमरन को पद पर बने रहने के विचार करने के लिए कहा है, लेकिन ब्रेक्जिट के बोरिस जॉनसन और माइकल गोव ने कैमरन को एक पत्र भेजा है। लिखा है कि नतीजे चाहे जो भी हों, आप पद पर बने रहें। जनमत संग्रह के नतीजों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। कहा यह भी जा रहा है कि एग्जिट प्रक्रिया पूरी होते होते ब्रिटेन में आम चुनाव की नौबत भी आ जाएगी। डेविड कैमरन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। कैमरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेविड कैमरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के कूटनीतिक साझेदार भी माने जाते हैं। ऐसे में कैमरन का इस्तीफा इंग्लैंड और भारत के रिश्तों पर असर भी डाल सकता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यूरोपियन यूनियन है क्या, 28 देशों का ये समूह है क्या, अलग होने की वजह क्या रही, क्या क्या असर इसके हो सकते हैं और ब्रिटेन आखिर क्यों अलग होना चाहता था, ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए। यूरोपियन यूनियन मुख्यतः 28 देशों का राजनीतिक और आर्थिक मंच है। ब्रिटेन के यूनियन छोड़ने के बाद इसमें 27 देश ही बचेंगे। यूरोपियन यूनियन की सभी सदस्य देशों को निर्यात के लिए बाजार मिलता है। सदस्य देश आपस में सस्ती दरों पर आयात निर्यात करते हैं। 1957 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। उस समय ब्रिटेन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता था। अपनी कुछ शर्तों के साथ 1973 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। शर्त के मुताबिक ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड ही रहेगी। जबकि यूरोपियन यूनियन के देशों की मुद्रा यूरो है। ग्रीस में संकट के वक्त ही ब्रिटेन यूनियन से निकलने के संकेत दिए थे। जनमत के फैसले के बाद दुनिया भर के बाजारों में उठापटक देखा गया। फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार और निफ्टी भी औंधे मुंह गिरे। फैसले के बाद ब्रिटिश करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई। डॉलर की कीमतें बढ़ी तो भारतीय रुपया भी 68 के पार पहुंच गया। वक्त रहते आरबीआई ने दखल दिया, तब जाकर रुपए की हालत सुधरी। रुपया और गिरा तो भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, जनता पर महंगाई की मार बढ़ेगी। ब्रिटेन में 800 भारतीय कंपनियां यूएई से बाहर होने पर इनके कारोबार पर असर होगा। अब इन कंपनियों को ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग यूरोप में नौकरी के लिए जाते हैं। करीब 20,000 लोग पुर्तगाल के पासपोर्ट पर ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। यूएई से अलग होने के बाद इन लोगों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। ब्रिटिश नागरिकों के बीच मुस्लिम प्रवासियों का भय बन गया है। ब्रिटेन में मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती संख्या ब्रेक्जिट आंदोलन की मुख्य वजह है। यूरोपियन यूनियन की उदार प्रवासी नीति के कारण ब्रिटेन में प्रवासियों की बाढ़ आ गई है। अंग्रेजों को लगता है कि आने वाले दिनों में मूल नागरिकों के लिए मुस्लिमों से खतरा होगा। ब्रेक्जिट मुहिम के नेताओं का मानना है कि यूनियन छोड़ने से प्रवासियों की एंट्री को रोका जा सकेगा। मुस्लिम प्रवासियों के कारण ब्रिटेन में छोटे रोजगार समाप्त हो चुके हैं। तो रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन में फैसला भी आ गया है, बाजार भी औंधे मुंह गिरा, लेकिन इसका राजनीतिक असर अगर देखा जाए तो देश की राजधानी यानी हमारी देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के दिमाग में ज्यादा हुआ है। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि दिल्ली में भी अब जनमत संग्रह होना चाहिए, ये जानने के लिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं।
गुरुवार को ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह का असर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, लेकिन भारत पर इसका एक विशेष असर देखने को मिला। दुनिया भर में ब्रेक्जिट ने खूब सुर्खियां बटोरी। यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिलो दिमाग पर इतना छा गई कि केजरीवाल ने बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली में भी जनमत संग्रह कराने की मांग कर दी। केजरीवाल ने कहा कि ब्रिटेन की तर्ज पर दिल्ली में पूर्ण राज्य के लिए जनमत संग्रह होना चाहिए। हालांकि केजरीवाल भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के संविधान में जनमत संग्रह जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी सुर्खियों में बने रहने के लिए केजरीवाल ने ये पब्लिसिटी स्टंट किया। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। चलिए बात करेंगे एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, जिसकी कोशिश भारत बहुत जोर शोर से कर रहा था। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली है। जिन जिन देशों ने भारत का विरोध किया है उन देशों को लीड कर रहा है चीन। आपको ये भी बता दें कि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भारत की पोजीशनिंग की शुरुआत है, इससे भारत को फायदा होगा। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री को लेकर भारत ने कोशिशें तो बहुत, लेकिन चीन के विरोध के चलते एनएसजी में भारत की एंट्री नहीं हो सकी है। एक तरफ ताशकंद में चल रही एससीओ की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनएसजी सदस्यता लेकर जोर आजमा रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली कोशिशों में जुटे थे। उधर सियोल में पहले ही विदेश सचिव एस जयशंकर भारत की कोशिशों को और जोर दे रहे थे। इसके बावजूद भारत एनएसजी सदस्यता हासिल नहीं कर सका। भले ही सियोल में एनएसजी सदस्यों की मीटिंग में आए प्रस्ताव का चीन और उसके समर्थक देशों ने विरोध कर भारत के इरादों पर पानी फेर दिया हो, लेकिन इसे भारत की हार नहीं माने और न ही पाकिस्तान और चीन को ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि 48 देशों में से 40 देश अब भी भारत के एनएसजी सदस्यता के समर्थन में है और इन 40 देशों को मनाना कोई आसान काम नहीं था। भले ही चीन ने भारत के खिलाफ 8 देशों को अपने पक्ष में कर लिया हो, लेकिन भारत अब भी अपने मिशन एनएसजी पर लगा हुआ है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री को जोरदार झटका लगा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब भारत एनएसजी में शामिल नहीं हो पाएगा। एनएसजी की बैठक के तुरंत बाद अमेरिका ने एक बयान जारी करके कहा है कि साल के अंत तक भारत एनएसजी में जरूर शामिल होगा। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां चीन को खटकने लगी हैं। चीन की दूरदर्शी सोच ये है कि अगर कभी चीन वर्ल्ड पावर के तौर पर अपनी दावेदारी दुनिया के सामने पेश करेगा तो अमेरिका हमेशा भारत का ही साथ देगा। चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत विकसित देश के तौर पर उभरे। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। दरअसल एनएसजी में भारत को सदस्यता मिलती है तो भारत दक्षिण एशिया में सुप्रीम पावर बनकर उभरेगा और यही बात चीन और पाकिस्तान को खटक रही है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। है। दरअसल एनएसजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनएसजी का पूरा नाम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। 1974 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण के जवाब में ही एनएसजी की स्थापना हुई थी। उसी साल यानी 1974 में ही एनएसजी की पहली बैठक भी हुई। एनएसजी में अभी फिलहाल अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन समेत दुनिया के 48 देश शामिल हैं। एनएसजी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। इसका सदस्य बनने के लिए परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर भी करना होता है। हालांकि अभी तक ना तो भारत ना ही पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की निगरानी में होगा। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए एनएसजी में भारत की सदस्यता जरूरी है। सदस्यता मिलने से भारत को परमाणु की नई तकनीक मिल जाएगी, यूरेनियम खरीदना भी आसान हो जाएगा।
अभी ऑस्ट्रेलिया पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमें यूरेनियम नहीं मिल पाता है। इसके बाद ये आसान हो जाएगा। परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने में सदस्य देशों की मदद मिलेगी और साथ ही साथ परमाणु तकनीक और कच्चा माल ट्रांसफर करने में भी मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि अगर एनएसजी में किसी की सबसे ज़्यादा मुखालफत अगर की है भारत की, तो वो है चाइना। और आपको बता दें कि बाकी के देशों को भी चाइना ने ही लीड किया। टर्की ने तो ये तक नहीं बताया कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से वो भारत की मुखालफत कर रहा है। चाइना आखिर क्यों भारत के खिलाफ इस तरह से बातें कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की तरफ से भारत को पूरा आश्वासन मिला है कि साल के अंत तक भारत की एनएसजी एंट्री के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अमेरिका की तरफ से यह बयान सियोल में एनएसजी समूह की बैठक खत्म होने के कुछ घंटे बाद आया था। अमेरिका ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सामने साल 2016 के अंत तक आगे का रास्ता है। इसके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। हालांकि हमें इस बात का भरोसा है कि साल के आखिर तक भारत एनएसजी का एक पूर्ण सदस्य होगा। तो अगर चाइना की स्ट्रेटेजी की बात की जाए, जिसमें थोड़ा सा फायदा चाइना को दिख भी रहा है पहली ही बार में कि उसने एनएसजी के लिए भारत का विरोध किया, उसको फायदा भी हुआ, लेकिन पेरिस जलवायु समझौता भारत ने तोड़ने की बात कही है और इससे चाइना पर उल्टा इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रेशर पड़ने वाला है, यानी भारत की जीत तय है। भारत ने कहा था एनएसजी के जरिए विकास कामों के लिए एटॉमिक ऊर्जा का मिलना पेरिस क्लाइमेट नियमों के पालन में हमारी मदद करेगा, लेकिन चीन और उसके पिछलग्गू देशों ने अपनी निजी हितों को दुनिया के पर्यावरण और ऊर्जा संतुलन से ऊपर रखा। पेरिस जलवायु समझौते के पालन में असमर्थता जाहिर करने को भारत का एनएसजी पर जवाब समझा जा सकता है। पेरिस एग्रीमेंट को लागू करवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अहम रोल अदा किया था। हालांकि वहां पर भी विकसित देश अपने हित ऊपर रखने में काफी हद तक कामयाब रहे थे, लेकिन तब ऊर्जा, विकास और पर्यावरण में संतुलन के लिए अमेरिका जैसे देशों ने ही भारत को विश्वास में लिया था और एनर्जी जैसे जरियों के इस्तेमाल से भारत को विकास का रास्ता दिखाया था, लेकिन वो रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। अब सवाल उठता है कि पेरिस समझौते पर भारत के सख्त तेवर से क्या हासिल होगा। ये अब अमेरिका और उसके विकसित साथियों को देखना है, जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर भारत फ्रांस में हुए समझौतों को अमल में लाता है तो उसके विकास की राह में मदद की जाएगी। हालांकि सोल मीटिंग के बाद भी अमेरिका ने साल के आखिर तक एनएसजी में भारत की एंट्री की बात कही है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि पेरिस एग्रीमेंट पर भारत का हालिया रुख और अमेरिका का बयान एक कूटनीति का हिस्सा है और अब दुनिया चीन से ही सवाल दागेगी कि अगर भारत के सामने आप ऊर्जा रुकावट खड़ी करते हैं तो विकास के लिए वो पर्यावरण के पैमाने पर कैसे पूरी तरह खरे उतर पाएंगे। इसलिए भारत के कड़े तेवर आपके पूर्वाग्रह से ग्रसित फैसलों का नतीजा है। आप अपने तेवर ढीले करिए, भारत भी रास्ते पर होगा और दुनिया भी बेहतर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।